स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मौर्यास ट्यूटोरियल। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो डिफाइन करने के लिए तो आसान है मगर समझने के लिए उतना ही हार्ड। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कार्डियक अरिथमियास की। फार्मेसी में आपको वैसे तो एंटी अरिथमिक ड्रग्स की स्टडी करनी है, लेकिन ड्रग्स कैसे एक्शन करते हैं ये समझने के लिए हमें डिसऑर्डर समझना भी उतना ही ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट। हमारी एक्टिविटी लेवल पर डिपेंड करता है हमारा हार्ट रेट। नॉर्मल हार्ट बीट हमारी 60 to 100 बीट्स पर मिनट होती है, लेकिन जब कोई काम हम फिजिकल वर्क करते हैं तब हमारी हार्ट बीट्स इंक्रीज होती है और जैसे ही हम रेस्ट करते हैं हमारी हार्ट बीट्स कम होती है। ये नॉर्मल हार्ट की एक्टिविटी है, लेकिन रेस्ट कंडीशन में भी अगर हार्ट बीट्स उतनी ही फास्ट है तो ये प्रॉब्लमेटिक है। ये हार्ट बीट एक रिदम में चलती है। जैसे सभी को म्यूज़िक बहुत पसंद है, क्लासिकल, वेस्टर्न और सभी टाइप का म्यूज़िक का एक रिदम होता है, वैसे ही हमारे हार्ट का भी एक रिदम है। एचईबी के प्रैक्टिकल में आपने हार्ट साउंड सुने हैं। जब हमारा हार्ट इस रिदम से डेविएट हो जाता है, मतलब विचलित हो जाता है, तब हम कहेंगे उस कंडीशन को अरिथमिया। यू कैन डिफाइन अरिथमिया इन दिस वे: अ कंडीशन इन विच द हार्ट बीट्स with an irregular or abnormal rhythm of heart is called arrhythmia। आपने फर्स्ट ईयर में जब हार्ट पढ़ा तो आपको दो टर्म्स पढ़ी थी आपने, जैसे कि दिस इज़ आवर नॉर्मल हार्ट रेट 160 to 100 बीट्स पर मिनट। इफ़ द हार्ट रेट बिलो 60 मीन्स ब्राडिकार्डिया, एंड इफ़ द हार्ट रेट इज़ अबव 100 मीन्स टैकीकार्डिया। एक बात यहाँ नोटिस करनी है कि सिर्फ हार्ट रेट चेंज होने से अरिथमिया नहीं होता। तो चलिए समझते हैं अरिथमिया का मैकेनिज़्म। हार्ट रिदम प्रोड्यूस होता है हार्ट में चलने वाली इलेक्ट्रिकल चेंजेस के कारण। ये पॉइंट हमने हीमोडायनामिक्स एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी के वीडियो में पढ़ा है। हार्ट नॉर्मल रिदम में काम करने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो हार्ट रेट है वो हमेशा 60 to 100 बीट्स पर मिनट के बीच में ही होना चाहिए। ये नॉर्मल रिदम है हार्ट का। दूसरी बात, जो एक्शन पोटेंशियल तैयार होती है हार्ट में वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे नोड पर ही जनरेट होनी चाहिए, यानी कि साइनस रिदम। नेक्स्ट, जो इम्पल्स ऐसे नोड पर बना वो नॉर्मल कंडक्टिंग पाथवे से ही ट्रैवल होना चाहिए। तीसरा, ये जो कंडक्शन है ये नॉर्मल वेलोसिटी से ही ट्रैवल भी होना चाहिए। साथ ही में नॉर्मल रिदम के लिए ये सभी ज़रूरी है। इसमें से कहीं भी कम ज़्यादा हुआ तो हार्ट अपना रिदम खो बैठेगा और प्रोड्यूस होगा अरिथमिया। और इसीलिए अरिथमिया के मैकेनिज़म्स में इंक्लूड है इंक्रीज्ड ऑटोमेटिसिटी, दूसरा है ट्रिगर्ड ऑटोमेटिसिटी और तीसरा है री एंट्री। तो देखते हैं कि इंक्रीज ऑटोमेटिसिटी मीन्स व्हाट। सिंपल ऑटोमेटिसिटी मीन्स व्हाट? ऐसे नोड इज परमेबल टू सोडियम, सो डिपोलराइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल मीन्स इम्पल्स, सो इट इज प्रोड्यूस स्पॉन्टेनियस डिपोलराइजेशन। अब इंक्रीज ऑटोमेटिसिटी कब होगी? जब सिंपैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर्स लाइक इपिनेफ्रिन, एड्रेनालिन हार्ट पर एक्ट करेगा। ये है आपके नॉर्मल ऐसे नोड का ग्राफ, जहाँ पर एक्शन पोटेंशियल का ग्राफ है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो ऑरेंज है वहाँ पर सोडियम की एंट्री हो रही है, जो रेड लाइन दिख रही है वहाँ पर डिपोलराइजेशन हो रहा है, कैल्शियम एंट्री हो रही है और रिपोलराइजेशन होके रेस्टिंग फेज हो रही है। लेकिन यहाँ अगर नॉर एड्रेनालिन एक्ट हुआ तो वो एक्स्ट्रा कैल्शियम लोड करता है, जिससे ऐसे नोड रेस्टिंग पर जाने से पहले ही डिपोलराइजेशन होने लगता है और हो जाता है इंक्रीज ऑटोमेटिसिटी, जिससे होगा अरिथमिया। आप यहाँ देख सकते हैं कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के कारण अर्ली डिपोलराइजेशन हो रहा है, वही पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन डिलेड डिपोलराइजेशन कर रहा है ऐसे नोड पर। दूसरा है ट्रिगर्ड ऑटोमेटिसिटी। इसमें क्या होगा? ये नॉर्मल कार्डियक एक्शन पोटेंशियल का ग्राफ है, जिसमें फेज 0 से फेज 4 तक हम पढ़े हैं। कभी कभी क्या होगा
कि फेज 3 से जो रिपोलराइजेशन स्टार्ट होकर मेम्ब्रेन पोटेंशियल रेस्टिंग पर जाता है, मीन्स फेज 4, लेकिन यहाँ पर अगर नई एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हुई तो मेम्ब्रेन फेज 4 आने से पहले ही कार्डियक एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हो जाएगा। इसे हम कहेंगे अर्ली आफ्टर डीपोलराइजेशन, यानी कि डीपोलराइजेशन होने के बिल्कुल बहुत जल्दी ही वापस से डीपोलराइजेशन होना। और कभी कभी जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसमें कुछ फ्लक्चुएशंस आए तो वो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को टच करेगा, मीन्स जो एक्शन पोटेंशियल वो अर्ली ना होकर थोड़ा देरी से होगा उसे हम कहेंगे डिलेड आफ्टर डीपोलराइजेशन। इन दोनों ही केस में हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चेंज हुई, मतलब हार्ट पर भी इफेक्ट होगा, हार्ट रेट पर भी इफेक्ट होगा, मीन्स हार्ट रिदम चेंज होगा एंड लीड्स टू अरिथमिया। ग्राफ में आप देख पा रहे हैं कि अर्ली आफ्टर डीपोलराइजेशन में जो डीपोलराइजेशन है वो पहले ही तैयार हो रहा है, और डिलेड आफ्टर डीपोलराइजेशन में जो एक्शन पोटेंशियल है वो वापस से डीपोलराइजेशन हो रहा है थोड़ा बाद में। तीसरा है री एंट्री। री एंट्री का मीनिंग तो नाम से पता चलता है, री एंट्री मीन्स पहले एंटर होना और फिर वापस से एंटर होना। इस मैकेनिज्म के लिए थोड़ा डीपली जाना पड़ेगा। एक बात यहाँ समझना ज़रूरी है कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कार्डियक मसल से ट्रैवल करता है वो काम होने पर डाई आउट हो जाता है, लेकिन अगर ये इम्पल्स डाई ना होते हुए वापस से अगर डीपोलराइज हुआ तो वो बार बार एंटर होता रहेगा, जिसे हम कहेंगे री एंट्री। इस डायग्राम में देखिए, अगर हार्ट मसल में कहीं पर डेड एरिया है तो इम्पल्स उसमें से ट्रैवल नहीं कर पाएगा और फिर वो खुद के लिए एक दूसरा रास्ता ढूंढेगा जहाँ से वो पास हो सके। री एंट्री के लिए ऐसे दो जुड़े हुए पाथवे चाहिए जिनकी इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग हो। सेम वेलोसिटी के इम्पल्सेस री एंट्री नहीं करेंगे, जैसे कि एक पाथवे से इम्पल्स फास्टली जाएगा और दूसरे से स्लोली जाएगा। किसी एक पाथवे में ब्लॉक अगर है, यहाँ पर आप देखिए बीच में ऑब्स्ट्रैकल है एंड दैट्स वाई द इम्पल्स इज ट्रैवल्ड अराउंड दैट ऑब्स्ट्रैकल, स्लो कंडक्शन एंड फास्ट कंडक्शन। अगर अनब्लॉक वाले पाथवे का इम्पल्स स्लोली ट्रैवल करेगा ताकि वो ब्लॉक वाले एरिया को रिकवर कर सके, और इसीलिए वो सीधा ना जाते हुए पीछे जाएगा। अगर ब्लॉक वाला एरिया जो है वो अगर उस पाथवे ने, ब्लॉक एरिया के पाथवे ने अगर उस पीछे आने वाले जो इम्पल्सेस है उनको अगर कंडक्ट कर लिया तो नेक्स्ट आने वाला इम्पल्स से वो डीपोलराइज होगा, और इस कारण क्या होगा कि वो उस एरिया में बार बार एंटर होता रहेगा। कुछ इस तरह। इसे हम कहेंगे रेट्रोग्रेड ट्रांसमिशन, मीन्स री एंटर होता रहेगा। इसी को कहेंगे सर्कस मूवमेंट। इस मैकेनिज्म के कारण बहुत से टैकिकार्डियाज होते हैं। तो ये हुए मैकेनिज्म्स। अरिथमिया ऑटोमेटिसिटी और इम्पल्स कंडक्टिविटी इन दोनों में चेंजेस के कारण होता है। ऑटोमेटिसिटी डिफेक्ट में जैसे कि इक्टोपिक इम्पल्स जनरेशन, मीन्स नॉर्मली ऐसे नोड पर ही इम्पल्स जनरेट होता है, मगर कुछ ड्रग्स या फिर पैथोलॉजिकल चेंजेस के कारण इम्पल्स जनरेशन की साइड चेंज हो जाती है, जैसे कि एट्रियल फाइबर्स, एवी नोडल टिश्यू, बंडल ऑफ हीस, ये अपनी ऑटोमेटिसिटी बढ़ाते हैं। ऐसे साइड्स को हम कहेंगे इक्टोपिक फोकस और लैटेंट पेस मेकर्स। डिफेक्टिव कंडक्टिविटी मीन्स व्हाट? द नॉर्मल कंडक्शन पाथवे फॉलो ना करना। आफ्टर दैट देखते हैं टाइप्स ऑफ अरिथमियाज। टाइप्स ऑफ अरिथमियाज में इंपॉर्टेंट अरिथमिया है एक्स्ट्रा सिस्टोल, मीन्स जिस अरिथमिया में इक्टोपिक साइट पर इम्पल्स जनरेट होता है, मीन्स अदर देन एसे नोड। देन पैराक्सिमल
सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, जिसमें हार्ट रेट 150 से लेके 200 बीट्स पर मिनट हो जाती है, जो री एंट्री और सर्कस मूवमेंट के कारण होता है। एवी नोड के चारों ओर इम्पल्स घूमेगा या फिर एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में से पाथवे तैयार करके पास होगा, जैसे कि वोल्फ पार्किंसंस वाइट सिंड्रोम में होता है। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें बाय बर्थ एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल पाथवे प्रोवाइडेड होता है हार्ट के लिए। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज एट्रियल फ्लटर। इसमें एट्रिया का रेट 200 से लेके 350 बीट्स पर मिनट हो जाता है और वेंट्रिकल्स 200 से ज़्यादा इम्पल्स ट्रांसमिट नहीं कर पाते, इसके कारण एवी ब्लॉक हो जाता है। आफ्टर दैट एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रिया के फाइबर्स इतना ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं कि रेट 350 से लेके 550 बीट्स पर मिनट हो जाता है और इसके साथ वेंट्रिकल्स भी 100 से लेके 160 बीट्स पर मिनट पर रिस्पॉन्स देते हैं। आफ्टर दैट वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, ये इक्टोपिक फोकस या री एंट्री सर्किट के कारण होगा। नेक्स्ट वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, इरेगुलर एंड रैपिड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स, जिससे पंपिंग भी ठीक से नहीं होगी। नेक्स्ट इज एवी ब्लॉक, मायोकार्डियल इंफार्क्शन के कारण इम्पल्स कंडक्शन नहीं होगा, मीन्स जो नॉर्मली एवी नोड और बंडल ऑफ हिस से होता है वो नहीं होगा। एंड लास्ट इज टॉर्सेड डे पॉइंट्स, मीन्स ट्विस्टिंग ऑफ द पॉइंट्स। इस इमेज में आप देख सकते हैं, इसमें डिफरेंट टाइप्स के अरिथमियाज दिए हैं और उसके साथ साथ उनका ईसीजी का जो ग्राफ है, कैसे ईसीजी के ग्राफ में फ्लक्चुएशंस आते हैं, वो भी आपको इजीली यहाँ पर समझ में आएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट अरिथमिया। Hope so you will understand very well. Please share this video to pharma and medical friends. मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में अरिथमिया के ट्रीटमेंट के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे अरिथमिया के ट्रीटमेंट के लिए कौन से ड्रग्स यूज़ करने हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।